नमस्कार विद्यार्थियों। मैं बालकृष्ण बबलानी आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा आपूर्ति का अर्थ और क्षेत्र। देखिए, साधारण बोलचाल में आपूर्ति से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान करना होता है। परंतु अगर हम जीएसटी के संदर्भ में देखें तो आपूर्ति का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय की सामान्य प्रगति अथवा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रतिफल के बदले किसी भी रूप में माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करना आपूर्ति कहलाता है। जैसे बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा के रूप में आपूर्ति की गई है या आपूर्ति करने का समझौता किया गया है। इसके बाद एक कहा गया है कि प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात भी आपूर्ति कहलाता है, चाहे ऐसा आयात व्यवसाय की प्रगति अथवा व्यवसाय में वृद्धि के लिए किया गया हो अथवा नहीं। जैसे अगर हमने विदेश से कोई सेवा का आयात किया है, चाहे व्यवसाय के लिए न हो, तो भी उस सेवा के आयात पर अपने को जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट गतिविधियां बिना प्रतिबल के भी आपूर्ति मानी जाती है, जिसका वर्णन हम आगे करने वाले हैं। तो 3 बातें हैं। प्रतिबल के बदले में हस्तांतरण, बिक्री, अदला बदली, लाइसेंस, किराया, पट्टा, इनकी आपूर्ति करना आपूर्ति कहलाता है। विदेशों से सेवा का आयात करना आपूर्ति कहलाता है, चाहे वो व्यवसाय की प्रगति के लिए हो चाहे नहीं हो। परंतु अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट कुछ गतिविधियां बिना प्रतिबल के भी आपूर्ति मानी जाती है। आपूर्ति को जीएसटी में कर योग्य घटना माना जाता है। जीएसटी उसी पर ही लगाई जाती है जब आपूर्ति की गई हो। बिना आपूर्ति के जीएसटी नहीं लगाई जा सकती। अतः आपूर्ति हमें समझनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति की विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता है आपूर्ति का व्यवहार माल एवं सेवा या दोनों से संबंधित हो। अगर वो वस्तु माल ही नहीं है तो आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे मुद्रा और प्रतिभूतियों को माल नहीं माना जाता, तो उनकी आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। नंबर 2, आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाए। जीएसटी के लिए जो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा अगर आपूर्ति की गई है तो ही आपूर्ति मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। आपूर्ति सामान्यतः प्रतिफल के बदले में होनी चाहिए, उन परिस्थितियों को छोड़कर जो अनुसूची फर्स्ट में दी गई है। तो प्रतिफल जरूर होना चाहिए, परंतु कुछ परिस्थितियां हैं जिसका वर्णन हम आगे करने वाले हैं। आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए, तो ये भी आप समझ गए होंगे। परंतु अगर हम सेवा का आयात करते हैं विदेशों से, तो चाहे व्यवसाय की प्रगति के लिए न हो तो भी आपूर्ति मानी जाएगी। आपूर्ति इस अधिनियम के तहत कर योग्य हो। आपूर्ति उसी को ही मानी जाएगी जो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग आते हों। हमारे देश में पेट्रोल और शराब पर ये वर्तमान में जीएसटी नहीं है। आगे का तो प्रावधान हो सकता है, परंतु वर्तमान में पेट्रोल, शराब, इन पर जीएसटी लागू नहीं है। नेक्स्ट, कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति की जाए, अर्थात जहां पर ये हमारा जीएसटी प्रावधान लागू होता है उस क्षेत्र में ही आपूर्ति मानी जाएगी। तो उस क्षेत्र का भी हमें पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में आपूर्ति मानी जाती है कि किस क्षेत्र में आपूर्ति नहीं मानी जाती। इस संदर्भ में हमारा अगला टॉपिक है आपूर्ति का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सप्लाई। इसमें पहला पॉइंट है आपूर्ति केवल माल अथवा सेवा या दोनों के संबंध में हो, अर्थात बिक्री, बार्टर एवं एक्सचेंज। बार्टर का मतलब होता है आपने कोई एक चीज़ ली, उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ दे दी, तो ये बार्टर या एक्सचेंज कहलाता है। लाइसेंस, पट्टा और किराया, इन सभी को ही आपूर्ति मानी गई है। नेक्स्ट, माल एवं सेवा की आपूर्ति प्रतिफल के बदले में की जाए, तो ये आपको पहले भी बता दिया था कि बिना प्रतिफल की आपूर्ति नहीं मानी जाती, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं
जिनमें बिना प्रतिबल के आपूर्ति मानी जाती है। इसमें पहला पॉइंट है व्यावसायिक संपत्तियों का स्वामी के रूप में हस्तांतरण, सॉरी, व्यावसायिक संपत्तियों का स्थायी रूप से हस्तांतरण। अगर आपके पास कोई संपत्ति है, जैसे मान लो आपने आपके व्यवसाय में कंप्यूटर पड़े हैं और उन कंप्यूटरों को आपने किसी स्कूल में फ्री में डोनेट कर दिया, और उन कंप्यूटरों के संबंध में आपने जो जमा है, इनपुट क्रेडिट है, वो प्राप्त कर रखी है। ऐसी संबंध में ये जो आपने कंप्यूटर आपने फ्री में दिए हैं, डोनेट किए हैं, तो भी आपूर्ति मानी जाएगी। नंबर 2 है संबंधित व्यक्तियों या भिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति। तो संबंधित व्यक्ति और भिन्न व्यक्तियों के संबंध में अगर आपने आपूर्ति की है, तो वो भी आपूर्ति बिना प्रतिफल के आपूर्ति मानी जाएगी। जैसे ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय से में अधिकारी या संचालक हों, ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में वैध रूप से स्वीकृत साझेदार हों, ऐसे व्यक्ति नियोक्ता और कर्मचारी हों, उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर नियंत्रण रखता हो, दोनों ही व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हों, एक ही परिवार के सदस्य हों, तो ये संबंधित व्यक्ति कहलाते हैं। इसी प्रकार भिन्न व्यक्ति कौन होते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने एक ही राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों में एक से अधिक पंजीकरण करा रखे हैं, आपके एक ही राज्य में एक से अधिक बिजनेस हैं और उनमें से अथवा उसे एक से अधिक पंजीकरण कराने की आवश्यकता हो, तो उसे संबंधित व्यक्ति मानेंगे। जैसे अगर आपके दो बिजनेस हैं, दोनों का ही पंजीकरण करा रखा है, तो आपने एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को माल का ट्रांसफर कराया, तो वो भी आपूर्ति कहलाएगी। नंबर 3 प्रधान एवं एजेंट के मध्य माल की आपूर्ति। प्रधान ने एजेंट को माल भेजा या एजेंट ने प्रधान को माल बेचा, तो ये भी आपूर्ति की श्रेणी में आएगा। संबंधित व्यक्ति या अपने अन्य प्रतिष्ठान से सेवाओं का आयात। संबंधित व्यक्ति से अगर आपने सेवाएं प्राप्त की है और वो फ्री में प्राप्त की है, तो भी वो आपूर्ति की श्रेणी में आएगी। अगर आपने व्यापार के लिए आपके ही कोई भाई या परिवार के सदस्य से जो विदेश में बैठा है, उनसे सेवाएं प्राप्त की है, आपने कोई गाइडेंस प्राप्त की है, आपने बिजनेस के लिए कुछ जानकारी प्राप्त की है और वो फ्री में प्राप्त की है, तो इस संबंध में भी वो आपूर्ति कहलाएगी। इसके बाद कहा गया है नेक्स्ट, तो ये सभी बातें थी जिनमें बिना प्रतिबल के भी आपूर्ति मानी जाएगी। नंबर 3 आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की प्रगति के लिए होनी चाहिए। इसमें एक बात थी, जब आपने विदेशों से सेवाएं प्राप्त की है, चाहे वो बिजनेस के लिए न हो, तो भी वो आपूर्ति मानी जाएगी। नंबर 4 आपूर्ति कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाए, अर्थात जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति है, उसने यदि उसके द्वारा आपूर्ति की जाएगी तो ही वो आपूर्ति मानी जाएगी। अगला है आपूर्ति ऐसे माल या सेवा की जाए जो इस अधिनियम के तहत कर योग्य माल हो। जैसे हमारे देश में पेट्रोल पर कर नहीं लगता, अर्थात जीएसटी नहीं होती इस अधिनियम के अंतर्गत, तो उसको आपूर्ति नहीं माना जाएगा। कर योग्य क्षेत्र में आपूर्ति करने पर ही आपूर्ति मानी जाएगी, अर्थात वह क्षेत्र जहां जीएसटी एक्ट लागू होता है वो ही आपूर्ति मानी जाएगी, वहां ही आपूर्ति मानी जाएगी। तो इस प्रकार एक बेसिक बात समझी हमने कि आपूर्ति हमने इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि जीएसटी उसी पर लगेगी जब वो आपूर्ति होगी। इसके बाद मैं कुछ थोड़ा और बताने वाला हूँ जो अगली क्लास में होगा। धन्यवाद साथियों।